हेलो, नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि ये जो है मध्यकालीन इतिहास की जो ये श्रृंखला चल रही है आपको निश्चित तौर पे पसंद आती होगी। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो में अगर कोई चेंज या बदलाव करना हो तो वो हमें जो है आप डिसलाइक करके एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपने वीडियो डिसलाइक क्यों किया। तो आइए आज जानते हैं कि गुलाम वंश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक ये चला है। जैसे इससे पहले सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल को हमने इसके बारे में जाना था कि इसमें जो है प्रमुख 5 वंशों के बारे में हमें पढ़ना था। तो उसमें से आज ये जो पहला वंश है गुलाम वंश, जिसे हम दास वंश के नाम से भी जानते हैं या इसे ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, आज इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि गुलाम वंश। सबसे पहले तो गुलाम वंश के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का एक विश्वासी दास होता है। जब मोहम्मद गोरी अपने पूरे साम्राज्य को जीतता है और जीतने के क्रम में वह हमेशा गौर प्रदेश चला जाता है। जब गौर प्रदेश जाता है तो ये जो है पूरा सत्ता जो देकर जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जीत कर दे के जाता है। और चूँकि यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे तराइन जैसे बड़े युद्धों में पृथ्वीराज चौहान को हराने में काफ़ी हद तक यह हेल्प किया था। कहने का मतलब है कि यह एक विश्वासी दास था मोहम्मद गोरी का, और साम्राज्य जीतने के पश्चात यह देकर जाता था। जब वह गौर प्रदेश गोरी जाता है तो उसकी मृत्यु खक्खर जनजाति द्वारा कर दी जाती है। तो उस समय पूरा साम्राज्य कौन चला रहा होता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक चला रहा होता है। तो आइए जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जो सबसे पहले गुलाम वंश या दास वंश इसे कहा जाता है। दास वंश नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो है, हालांकि गुलाम वंश में तो पूरा टोटल 11 शासक हुए थे। और 11 शासक में जो महत्वपूर्ण शासक हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, और इसके अलावा ये जो 3 शासक थे वो गुलाम थे या दास थे। 11 शासक में केवल 3 ही ऐसे शासक थे जो गुलाम थे या दास थे, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया दास वंश या गुलाम वंश। कुछ अन्य इतिहासकार इसे ममलूक वंश या मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है केवल 3 ही दास हैं, गुलाम हैं, तो बाकी शेष को एक कहना उचित नहीं था। तो उन्होंने ममलूक वंश के नाम से इसे संबोधित किया। और दास के नाम से यह स्पष्ट ऐसा नहीं है कि यह दास ऐसे होते थे जो केवल निम्न वर्गीय कार्य ही करते थे, ऐसा बात नहीं है। कहने का मतलब है दास से वैसा कार्य लिए जाते थे जो वे अपने कार्य करने में वे दक्ष होते थे। जैसे अगर वे राजपूत हैं, वे एक योद्धा है, तो उनका कार्य जो है योद्धा संबंधी कार्यों में दिया जाता था, युद्ध संबंधी सैन्य संबंधी कार्यों में दिया जाता था। दास का मतलब ऐसा नहीं कोई निम्न वर्गीय काम उनको दिया जाता था। तो एक कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो गुलाम वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश के संस्थापक हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और इससे पहले एसएससी या यूपीएससी में पूछा गया था कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? तो एक गोरी का विश्वासी दास था। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक से महत्वपूर्ण बिंदु जो हर एक कंपटीशन में पूछता है बार बार, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, जो सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क
जनजाति था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, जब सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत काल के कालक्रम में बताया था, तो यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति था, जबकि इब्राहिम लोदी एक अफगान था। उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के काजी ने दास के रूप में खरीदा था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसे एक काजी नामक एक दास था निसापुर के, उन्होंने ही सबसे पहले मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। और उसके बाद इनसे, काजी से ही मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। और वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को एक योद्धा के रूप में, दास के रूप में अपना काम लेते हैं। और यहाँ लिखा गया है कि ऐबक दास वंश के संस्थापक है। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दास वंश के संस्थापक है, या गुलाम वंश के संस्थापक है, या मामलुक वंश के संस्थापक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। यह अपना शासन जो है लाहौर से, जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है, वहीं से ही अपना साम्राज्य चलाते थे। मतलब कहने का मतलब है कि जो भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र लाहौर से ही उनका पूरा केंद्र था, और इसी लाहौर क्षेत्र से ही पूरे भारत पर नियंत्रण रखते थे। नियंत्रण रखने का एक और रीज़न था, क्योंकि कोई भी शासक आता था तो उत्तर पश्चिम से ही आकर इस पर आक्रमण करता था। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पूरा अपना साम्राज्य कहाँ से चलाता था, तो लाहौर से चलाता था। और यही जो है इसकी राजधानी, अपनी राजधानी भी कहाँ बनाया था, लाहौर बनाया था। फिर इसके बाद जब आएगा इल्तुतमिश जो है, तो इल्तुतमिश आएगा तो वह जो है राजधानी दिल्ली परिवर्तित कर देगा। उसके बारे में हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि उसने सुल्तान पद धारण किए बिना ही शासन किया था। क्योंकि इस्लाम धर्म में मैंने पहले बताया है कि जब कोई शासक बनता था, कोई राजा बनता था, तो सर्वप्रथम वह खलीफा पद से यह अनुमति लेता था कि कि उसे राजा बनना है, तो वह खलीफा से पहले यह अनुमति लेगा, तो वह उसके बाद वह सुल्तान पद धारण करता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया। उसने जो है खलीफा से बिना पद धारण किए हुए भी यह शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि इसका कार्यकाल 6 से 10 वर्ष तक ही रहा। मतलब 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी, मतलब मात्र 4 साल तक यह शासन किया। शायद ऐसा रहा होगा कि इस 4 साल में उसको यह अवसर नहीं मिला होगा कि वह जाके जो है खलीफा से सुल्तान पद के लिए स्वीकृति ले। कहने का मतलब है ओवरऑल कि यह जो है दिल्ली मतलब भारत का एकमात्र ऐसा प्रथम शासक था जिसने गद्दी पर बैठा, लेकिन उन्होंने जो है सुल्तान पद का धारण नहीं किया। मतलब सुल्तान पद धारण किए बिना, मतलब खलीफा से अनुमति लिए बिना ही वह जो है शासन करता है। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि उसने जो सुल्तान पद धारण किए बिना ही शासन किया, ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर आगे आता है इल्तुतमिश जो है, वह जो है प्रथम बार जो खलीफा पद से सुल्तान पद का सर्वप्रथम धारण करता है और जो है शासन करता है। और एक इसकी प्रवृत्ति थी दानी प्रवृत्ति के नाम से भी यह जाना जाता था कि यह इसकी एक उपाधि थी लाख बख्श। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि लाख बख्श किसकी उपाधि है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि है लाख बख्श। या लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह इसके दानी प्रवृत्ति होने के कारण इसे लाख बख्श कहा गया। और लाख बख्श मतलब यह लाखों में दान कर देता था, मतलब लोगों में लाखों में यह दान कर देता था। और इस दानी प्रवृत्ति होने की वजह से इसे एक उपाधि दी गई, या लाख बख्श इसे कहा जाता था। ये कई बार पूछा गया है, कई कंपटीशन एग्जाम में मैंने देखा है कि ये पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक और प्रश्न आप देखेंगे कि इन्होंने
मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को एक निर्माणकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कहने का मतलब इससे कई प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस चीज़ का निर्माण कराया, तो कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कराया, इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। और दूसरा प्रश्न कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ है, तो वह दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ पे है, तो अजमेर में है। ये भी कई बार देखने को मिला है। एक बार तो बीपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा यह क्या है, तो यह एक मस्जिद है और कुव्वत उल इस्लाम भी एक मस्जिद है, मतलब दोनों मस्जिद है। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कभी एक विद्यालय हुआ करता था, पहले जो है एक विद्यालय हुआ करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो चौहान वंश के एक शासक थे विग्रहराज ने इसका निर्माण करवाया था। हालांकि उस समय जो है 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रकार का मस्जिद है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है बाद में चल के ध्वस्त हो जाता है, फिर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसे जो है फिर से इसमें कुछ संशोधन किया जाता है। हालांकि इसके बाद ये ध्यान देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक कई बार पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ये मतलब अगर पूरा करने का कार्य अगर किया जाए तब तो वो चला जाएगा इल्तुतमिश में, लेकिन अगर बात की जाए कि नींव किसने रखी थी, तो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। और किसकी याद में रखा था, तो एक सूफी संत थे जिनका नाम था बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी के याद में ही कुतुब मीनार की नींव रखी गई। और नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इसके अलावा कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो इसे आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो और 1210 ईस्वी में चौगान, जो वर्तमान में पोलो की तरह होता है, खेलते समय घोड़ों से, मतलब घोड़े पे बैठ के खेला जाता है एज ए पोलो की तरह, यह चौगान था। तो आप चौगान याद रखेंगे। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। एक बार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था ये प्रश्न, और इसके अलावा किसी और एग्ज़ाम में पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया था, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कौन ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु जो है घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए हुई थे। तो वो शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसे लाहौर में दफनाया गया, इसे भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा सुपरफास्ट रफ्तार में। जो गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश 1206 से 1290 तक चलता है, और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। इनका कार्यकाल 1206 से 1210 तक रहा। यह एक तुर्क जनजाति से संबंधित है, और यह निसापुर के काजी ने दास के रूप में इसे खरीदा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी, और इनकी राजधानी लाहौर थी। और सुल्तान पद धारण किए बिना ही इन्होंने शासन किया था। और लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की एक उपाधि है। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद है, और जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह दिल्ली में स्थित है, और बख्तियार काकी की याद में यह बनवाया गया था। सूफी संत मतलब वो होता है जो इस्लाम धर्म में जो आई हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इस सूफी संत जो है सूफी संत जो है क्या करते हैं, इस्लाम धर्म में आई हुई कुरीतियों को दूर करते हैं।
बख्तियार काकी के याद में कराया गया और इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें लाहौर में दफनाया गया। ठीक, तो इसके बाद हम जानेंगे कि इनके पुत्र आराम शाह 1210 ईस्वी में सत्ता पर इनका अधिकार होता है। इस पर लिखा गया है कि 1 वर्ष से कम शासन किसने किया तो आराम शाह ने। मतलब ये जो है बहुत कम शासन कर पाए थे, मतलब लगभग कुछ ही महीने यह शासन कर पाए थे आराम शाह। और ऐबक का पुत्र 1210 ईस्वी में शासक बना, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि जब यह शासन कर रहे थे आराम शाह, तो इसके जो कुछ लोग थे उसमें जो शामिल होते, एक प्रकार से उनको आमंत्रण देते हैं इल्तुतमिश को, जो इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का दास या दामाद था, उनको एक आमंत्रण देते हैं कि आप आइए और आप शासन करिए। और जो आराम शाह एक अयोग्य शासक है, वो राजा बनने लायक नहीं है। तो ऐसे में एक प्रकार से वह एक अवसर पाता है और वह वहाँ से चलता है, और चलने के बाद ये तो लाहौर से अपना शासन चलाता है आराम शाह, क्योंकि इसके पिता जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक भी लाहौर से शासन चला रहे थे। तो यह दिल्ली में जाता है और दिल्ली से एक राजा की तरह अपने आप को ट्रीट करता है। और जब यह जानकारी पाता है आराम शाह कि जो है इल्तुतमिश भी दिल्ली से शासन कर रहा है एक राजा की तरह, तो ऐसे में इन दोनों का संघर्ष हो जाता है और इल्तुतमिश द्वारा आराम शाह की हत्या कर दी जाती है। और फिर इसके बाद जब कोई इम्पोर्टेंट शासक गुलाम वंश का बनता है तो इल्तुतमिश के रूप में जाना जाता है, जिसे विभिन्न एग्जामों में बार बार कई प्रकार से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश सबसे इम्पोर्टेंट है जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। एक प्रश्न और ऐसा पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के, ये मतलब पूछा गया प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच कौन एक ऐसा शासक था जिसने बहुत अल्प अवधि में, मतलब बहुत कम समय में शासन किया था, बहुत कम समय तक शासन किया था। तो वह आराम शाह था, कुछ ही महीने ही शासन कर पाया था। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक यह शासन करता है, जो एक लंबा समय है। यह कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था या दामाद था। ठीक, और जो इल्तुतमिश था, इन्होंने सर्वप्रथम खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। कहने का मतलब है कि जब भी कोई इस्लाम धर्म में अगर सुल्तान बनता था, कोई भी राजा बनता था, तो वह सर्वप्रथम खलीफा से यह अनुमति लेता था और फिर उसके बाद वह सुल्तान बनता था। तो इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने जो है ऐसा नहीं किया था, खलीफा से बिना अनुमति लिए बिना ही शासन कर रहा था। ये भारतीय इतिहास में ये पहला था और ये पहला शासक बना भारतीय इतिहास का जिन्होंने सर्वप्रथम सुल्तान पद की स्वीकृति ली और यह शासन किया, और इसे एक उपाधि दी गई, खिलवत। तो आप एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है किसने सुल्तान पद की स्वीकृति ली खलीफा से, तो वो इल्तुतमिश था। आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी दिल्ली थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि यह लाहौर से शासन कर रहा था और यह दिल्ली से शासन कर रहा था। जब जीतने के बाद ही दिल्ली को ही अपनी वास्तविक राजधानी बनाता है। इसे दिल्ली, चूँकि दिल्ली की संस्थापना इससे पहले तोमर वंश वालों ने कर चुका था, जिससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है। यहाँ तक नहीं, केवल दिल्ली का ही वास्तविक संस्थापक नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल का इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसकी पुष्टि कई इतिहासकार जैसे ईश्वरी दास या तमाम इतिहासकार ऐसा मानते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इसका कार्यकाल भी थोड़ा सा लंबा रहा है अपेक्षाकृत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो आप याद रखेंगे, अगर जहां वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो हम इल्तुतमिश लगाएंगे, अगर
इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि मतलब अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन अगर वहीं पूछा जाए गुलाम वंश या दास वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक, एक चीज़ में आप ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इक्ता प्रथा चलाई, मतलब इल्तुतमिश ने, ये भी कई बार पूछा गया है, इक्ता प्रथा किसे कहते हैं, मतलब ये तो नहीं पूछा गया है इक्ता प्रथा किसे कहते हैं, लेकिन इक्ता प्रथा किसने चलाई ये कई बार पूछा गया है कि इक्ता प्रथा, याद रखेंगे कि इक्ता प्रथा जो है इल्तुतमिश ने चलाया था। और इक्ता प्रथा क्या होती है, ये भू राजस्व से जुड़ी एक व्यवस्था थी जिसमें भूमि को एक जागीर के रूप में उसे दे दिया जाता था और देने के बाद उससे कुछ टैक्स लिया जाता था, उसे ही इक्ता प्रथा कहते हैं। कहने मतलब एक बार फिर से ध्यान देंगे कि इक्ता प्रथा क्या था, यह भू राजस्व से जुड़ी एक प्रथा थी जिसे उस भूमि को उसे जागीर के रूप में दिया जाता था और बदले में उससे टैक्स लिया जाता था। जैसे किसी भी साम्राज्य को अगर टैक्स मिलेगा तो अपने उस साम्राज्य का प्रभुत्व वो मजबूत कर पाएगा। तो यही रीज़न रहा कि इल्तुतमिश एक महत्वपूर्ण शासकों में से एक रहा। और आगे चल के जो इक्ता प्रथा इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन वहीं जो है आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी समाप्ति कर दी जाती है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप निश्चित तौर पे ध्यान देंगे। तुर्गान ए चहलगानी का निर्माण किसने करवाया या किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश द्वारा तुर्गान ए चहलगानी का निर्माण कराया गया। तुर्गान ए चहलगानी क्या था कि ये 40 सरदारों का एक संगठन था। वो 40 लोग बहुत बलशाली होते थे, बहुत मजबूत होते थे और कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो आराम शाह के सपोर्ट करते थे, मतलब ऐसा भी कहते थे कि आराम शाह भाई अच्छा था, या कुतुबुद्दीन के समर्थक थे, उनके लिए ही यह जो है तुर्गान चहलगानी का निर्माण करवाया। इसके अलावा ऐसा भी कि जो टैक्स नहीं दे पाएंगे उनके लिए भी अगर बलशाली लेंगे थोड़ा सा अपने शक्ति प्रदर्शन से टैक्स भी ले पाएंगे। तो कहने का मतलब है तुर्गान चहलगानी जो क्या था, तो 40 सरदारों का एक दल था। 40 सरदारों का एक दल था जो मतलब शरीर से थोड़ा सा तगड़े होते थे और काम को करने में वो हेल्प करते थे। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया, जैसे चांदी का टंका चलवाया गया और तांबा का जीतल चलवाया गया। मतलब टंका जो है किसका चलाया गया, तो चांदी का, और जीतल किसका चलवाया गया, तो तांबा का। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मतलब शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए गए तो ये जो है टंका चांदी का था और जीतल जो है तांबा का था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जहाँ मैंने पहले ही बताया है कि कुतुब मीनार का जो नींव रखा गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में रखा गया था, बख्तियार काकी की याद में रखा गया था। लेकिन इसका नींव रखने के बाद यह पूरा कार्य किसके समय में पूरा करवाया गया, तो इल्तुतमिश के समय काल में ये जो है कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया गया। और कुतुब मीनार वर्तमान में कहाँ पे है, यह दिल्ली में स्थित है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और मंगोल शासक चंगेज खां का भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में आक्रमण इल्तुतमिश के समय काल में हुआ। कहने का मतलब है कि हमारा जो वर्तमान भारत है और इस लाहौर क्षेत्र में, मतलब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, सबसे पहले जो मंगोल शासक थे चंगेज खां, इनका आक्रमण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे पहले हुआ। लेकिन वह केवल सीमा क्षेत्र तक ही रहा, इसके बाद वहाँ से वह वापस लौट जाता है। तो सबसे पहले जो है मंगोलों का आक्रमण जो है किसके समय काल में हुआ, तो इल्तुतमिश के समय काल में हुआ। इसको भी आप याद रखेंगे। और वहीं इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र
रुकनुद्दीन फिरोज जो है शासन कर गद्दी पर बैठता है और बहुत कम समय तक यह जो है शासन करता था। यह एक अयोग्य शासक था। कहने का मतलब इसके लिए एक प्रसिद्ध कहानी है कि जब यह इल्तुतमिश मरने वाला था, मतलब यह मृत्यु के कगार पे था, तो यह ऐसा कहा था कि मेरे मरने के बाद रजिया सुल्तान ही शासक बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो यह चाहते थे, खासकर जो है तुर्गान चहलगानी के लोग चाहते थे कि ये जो रुकनुद्दीन फिरोज ही शासन करे या गद्दी पर बैठे। ऐसे में यह तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठता है, लेकिन यह एक अयोग्य शासक होने की वजह से यह काफ़ी समय तक यह गद्दी पर नहीं बैठ पाता है। तो उसके बाद उसकी पुत्री जो है रजिया सुल्तान शासन करती है और 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करती है। थोड़ा सा एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे। तो इल्तुतमिश के बारे में, यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था या दामाद था और इसने सर्वप्रथम खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। यह सर्वप्रथम जो है ऐसा पहला था इल्तुतमिश जिन्होंने सुल्तान पद की स्वीकृति ली और अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? दिल्ली की स्थापना तोमर वंश वालों ने सर्वप्रथम कर चुके थे और इसे इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है या इसे दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और इक्ता प्रथा इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। और तुर्गान चहलगानी का निर्माण जो है इल्तुतमिश द्वारा कराया गया, जो एक 40 सरदारों का दल था। इसके अलावा इल्तुतमिश के एक कार्यों में ये जो है शुद्ध अरबी के सिक्के चलाता है, जैसे इसमें जो है चांदी का टंका चलवाता है और तांबा का जीतल चलवाता है, ठीक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार कार्य का नींव रखा था, मतलब कुतुब मीनार के निर्माण का नींव रखा था, लेकिन इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश द्वारा, पूरा करवा दिया गया था। और मंगोल शासक चंगेज खां का भारत पर आक्रमण जो है इल्तुतमिश के समय काल में हुआ था। इसके अलावा इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो है शासन पर बैठता है, लेकिन यह अयोग्य शासक होने की वजह से यह बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर बैठती है और 1236 से 1240 ईस्वी तक यह शासन चलाती है। यह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, जिसके संदर्भ में हम कल पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा कहानी के बारे में, मतलब कैसे कैसे यह शासन की थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अब कल रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।